कहानी की शुरुआत होती है साल 1936 से, जहां मलेशिया के गहरे जंगलों से अंग्रेज सरकार ने अपने अफसर भेजे थे ताकि वो वहाँ के स्थानीय जनजातीय लोगों से उन लोगों की भाषा और उन लोगों की संस्कृति के बारे में जाने। यहाँ आता है हमारा नायक, एक युवा आदर्शवादी ब्रिटिश अफसर जॉन ड्रास्कर। उसके सपनों में अपने पिता की तरह एक ईमानदार अधिकारी बनने की साथ थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जंगल उसकी सोच, उसका धर्म और उसका दिल सब कुछ बदल देगा। अफसर पहली बार नमी भरी जंगल में आया तो एक लड़की ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। वो मिट्टी के घड़े में भरी चावल और शराब लेकर आई थी। अफसर ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने सुना कि इनकार करना कबीले का अपमान माना जाता है तो उसने मुस्कुराकर प्याला उठा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि लोग इतने खुशदिल और अपनापन जताने वाले लोग होंगे। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने लड़की की मुस्कुराहट और चमकती आंखें देखी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वो पल मानो ठहर गया। धीरे धीरे शराब के प्याले भरते गए। पूरा कबीला हंसी खुशी में नाच रहा था, ढोल बज रहे थे और गीत हवा में घुल गए थे। जब शराब का असर उस पर हावी हो गया, लड़की फिर सामने आई। उसने नाचना शुरू किया। उसकी हर हरकत में ऐसा जादू था कि अफसर की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। रात बीत गई, अफसर शराब में धुत पड़ा था। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने उसका बॉस खड़ा था और उसके साथ वही आदिवासी लड़की थी। बॉस बोला, मुखिया ने इस लड़की को तुम्हारी प्राइवेट असिस्टेंट सुना है। अफसर हैरान रह गया। फिर उसे समझाया गया कि यह स्थानीय परंपरा है, हर ब्रिटिश अधिकारी को एक युवा आदिवासी लड़की दी जाती है जो उसे भाषा और रीति रिवाज सिखाती है और साथ ही उसकी साथी भी बनती है। वो पत्नी तो नहीं कहलाती, लेकिन उसकी हर भूमिका निभाती है। अफसर यह सुनकर असंभित रह गया, पर लड़की के चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि गर्व था, क्योंकि उसकी माँ भी कभी स्लीपिंग डिक्शनरी रह चुकी थी। लेकिन धार्मिक और संस्कारों वाला अफसर इस परंपरा को स्वीकार नहीं कर पाया। उसके बॉस ने समझाया, 3 साल बाद तुम्हारा समय पूरा होगा, फिर तुम इंग्लैंड लौटकर अपनी पसंद की जिंदगी जी सकोगी। लड़की की बेबस आंखें देखकर अफसर ने अनिच्छा से हाँ भर दी, पर उस रात लड़की ने उसकी ओर कोई बार इशारा किए, फिर भी वो चुपचाप पीठ फेर कर लेटा रहा। बांस के पर्दे के पार लड़की की हल्की सांसें और उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी, लेकिन अफसर ने खुद को रोक लिया। नींद तो आई नहीं, पर उसने नजरों से दूरी बनाई ली। अगले दिन मुखिया के तंबू में लड़की ने सबके सामने उसका हाथ थामा, लेकिन अब पूरी बस्ती में बात फैल चुकी थी। लोग हंस रहे थे कि यह सफेद आदमी अपनी औरत से दूर भाग रहा है। यहाँ तक कि लड़की को भी ताने सुनने पड़े। लड़की की उदास चाल देखकर अफसर तिलमिला उठा। उसने सब पर गुस्सा निकाला, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता था। वो लौटकर कमरे में आया तो देखा एक लड़का ने अपने भतीजे का साथ खड़ा था। वो लोग उसे गे समझ रहा था। यह देखकर अफसर गुस्से में बोला, यहाँ से निकल जाओ। लड़की भी नाराज होकर शराब की बोतल फेंक कर चली गई। अफसर को लगा वो वापस अपने कबीले पर लौट जाएंगे, पर उसने पूरी रात बरामदे में गुजार दी। लड़का ने बोला, जिस लड़की को उसका गला मालिक टुकड़ा देता है वो कभी अपने कबीले में लौट नहीं सकती। यह सुनकर अफसर का दिल बहल गया। उसने कहा, मैंने उसे टुकराया नहीं, बस अपनी धर्म की वजह से दूर रहा। वो नहीं चाहता था कि लड़की शर्मिंदा हो, इसलिए बोला, तुम यही मेरे साथ रहो। लड़की के चेहरे पर पहली बार सुकून था। उस रात लड़की ने मोमबत्ती जलाई और वहीं से उनकी पहली भाषा की कक्षा शुरू हुई। लड़की ने बताया कि उसके पिता भी ब्रिटिश सैनिक थे, जो उसे बचपन में सड़कर इंग्लैंड चले गए थे। उसके पास बस एक अंग्रेजी किताब बची थी। अफसर ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अक्षर बनाए और पढ़ना सिखाने लगे। उसके हर स्पर्श ने लड़की का दिल धड़कने लगा। वो उसके करीब झुकी और अपनी भाषा के शब्द सिखाने लगी। धीरे धीरे शब्द से ज्यादा दिल बोलने लगी। वही रात उनके रिश्ते में शुरुआत बन गई। लेकिन सुबह होते ही लड़की बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन बॉस ने एक दावत रखी। वहाँ उसकी बेटी सेसी भी आई हुई थी। वो एजुकेटेड थी और दिखने में सुंदर भी थी। जब उसने बताया कि वो स्लीपिंग डिक्शनरी पर एक रिसर्च कर रही है तो सब लोग अजीब निगाहों से एक दूसरे को देखने लगा। अफसर बोला, हाँ, ऐसी परंपरा है और कभी कभी इन रिश्तों में सच्चा प्यार भी होता है। लेकिन बॉस का चेहरा लाल पड़ गया। अपनी जुबान संभालो, उसने चेतावनी दिया। पर अफसर को यह दोगलापन पसंद नहीं आया। उस रात वो फिर उसी लड़की के पास लौट आया। लड़की ने सजकर उसका स्वागत किया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो आज रात कैसी रही? अब उसे एहसास हुआ कि बनावटी सभ्य औरतों से कहीं ज्यादा यह सस्ती सीधी सादी आदिवासी लड़की उसे भाग गई। वो खुद बदल चुका था। वो अब यहाँ के लोगों का सुख दुख बांटने लगा। जब 2 कबीले जमीन के झगड़े में भिड़ गए तो उसने हिंसा के बजाय आराम से वो सुलझा दिया। अफसर खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा सेसी उस लड़की को जबरदस्ती फोटो खिंचाने पर मजबूर कर रही थी, जैसे वो कोई शो की चीज हो। लड़की की आंखें में गुस्सा था।
वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक कुछ लोग भागते आए। नदी में 2 आदिवासी मरे पड़े थे। ऊपर के गांव में महामारी फैल चुकी थी और अब वो नीचे के गांव तक पहुंचने वाली थी। अफसर ने खुद ऊपर जाकर सब देखने का फैसला किया। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले कमांडर की पत्नी उससे मिलने आई। वो अपने साथ एक प्रस्ताव लाई थी कि उसकी शर्मिली बेटी वो शादी कर ले। उसे पता था कि जॉन जनजाति के बच्चे के लिए स्कूल बनाना चाहता था, इसलिए उसने कहा अगर वो उसके दामाद बनने के लिए तैयार हो जाए तो वो लोग स्कूल बनाने की मदद करेगी। जॉन ने मुस्कुराकर कहा मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन जब वो घर लौटा तो सेलिमा का चेहरा बहुत गचा। जॉन ने हल्के मजाक में कहा मुझे तुमसे थोड़ी जलन होती है क्योंकि तुम और तुम्हारे लोग एक दूसरे को समझते हो जैसे मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। लड़की बोली हाँ वो लोग भी तुम्हारे जैसा इंसान ही है। जॉन ने कहा मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ खास है। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया नहीं। जॉन बोला तो फिर ठीक है। उसने महसूस किया कि लड़की के अंदर बहुत आहत है, पर वो नहीं जानता था कि उसे कैसे समझाए। उसके लिए यह रिश्ता जैसे एक बहती नदी था जो थोड़ी देर चलती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वो जानता था यह लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो कमरे से निकल गया क्योंकि वो उसकी निराश आंखें और नहीं देखना चाहता था। अगले दिन वो जनजाति के लोगों को लेकर ऊपर की ओर गया। वहाँ उसने देखा कोई लोग बीमारी से मर रहे थे, लेकिन उसने गौर से देखा ये कोई सामान्य महामारी नहीं था। आसपास मछलियों का जहर पड़ा था और यह साफ दिख रहा था कि ये मौतें भूख से नहीं बल्कि किसी साजिश से हुए हैं। वो तुरंत जनजाति के मुखिया के बेटे को लेकर आगे बढ़ा और देखा कि पास की खदान में कुछ लोग बारूद से विस्फोट कर रहे थे। उन पत्थरों में चमकदार चांदी के टुकड़े दिख रहे थे। अब उसे समझ में आया 10 लाख लालच में इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो जनजाति के लोगों को जहर दे रहे थे ताकि वो लोग सब मर जाए और इलाका खाली हो जाए। जब जॉन वापस लौटा तो देखा सलीमा भी बीमार पड़ चुकी थी। उस जनजाति के लोग डरकर पीछे हट गए क्योंकि उन्हें लगा था कि यह विदेशी लोग मौत का कारण है। तभी 10 लोग बारूद जलाने लगे, लेकिन अचानक जंगल से जहरीली तीर उड़कर आने लगी। युद्ध शुरू हो गया। 10 सैनिकों ने गोलियां चलाई, पर आदिवासियों के तीर के सामने कोई नहीं टिक पाया। इस मौत और संघर्ष के बीच जॉन को पहली बार एहसास हुआ वो सच में सलीमा से प्यार करता है। उसने उसे कसकर गले लगा मानो अब कभी उसे सड़ना नहीं चाहता। दोनों ने मिलकर जनजाति के एक पवित्र अनुष्ठान में हिस्सा लिया। सलीमा ने उसके साथ लाल मिट्टी लगाई जैसे अब वो उनका हिस्सा बन गया हो। वापस लौटने पर जॉन ने सीधा कमांडर से कहा मैं सलीमा से शादी करना चाहता हूँ। कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने ऐसा सोचा हो। कमांडर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने स्टिक से कहा तुम ये विचार तुरंत छोड़ दो। पर जॉन ने इनकार कर दिया मैं उससे शादी करूंगा। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। उधर जनजाति का मुखिया भी सलीमा के पास आया और कहा तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी होगी। लड़की के चेहरे पर साफ इनकार था, तो मुखिया का बेटा उसे जबरदस्ती एक झोपड़ी में ले गया और बंद कर दिया। जब जॉन उसे ढूंढते हुए पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था। उसने बार बार तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहा। फिर कमांडर ने उस पर आरोप लगाया कि उसने 10 की हत्या की। दोनों ओर से दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार जॉन को लड़की को सड़ना पड़ा। 1 साल बाद वो इंग्लैंड लौट आया और कमांडर की बेटी से शादी कर ली, पर सुहागरात की रात भी वो उस जनजाति और लड़की को भूल नहीं पाया। हनीमून पूरा होने से पहले ही वो अपनी पत्नी को लेकर फिर से उस जंगल में लौट आया। वहाँ सब कुछ पहले जैसा था, पेड़, नदी, लोग, बस एक से गायब थी सलीमा। स्वागत समारोह में वो बार बार इधर उधर देखता रहा, मानो उम्मीद कर रहा था कि वो कहीं दिख जाए। उसकी पत्नी ने उसकी बेचैनी महसूस की और उसी रात ईर्ष्या और गुस्से से भरी पत्नी ने जानबूझकर अपने कपड़े उतार दिए ताकि उसका ध्यान फिर से उसकी ओर लौट आए। वो अचानक झुककर उसके कंधे को काट लेता है। लड़की डरकर कहती है नहीं। आदमी थोड़ा रुकता है, कहता है मुझे लगा तुम यही चाहते हो। फिर धीरे से जोड़ता है मुझे लगा वो भी यही चाहती थी। लड़की बोलती है निया ने मुझे बताया तुम दोनों के बारे में। वो पूछती है क्या तुमने उसे देखा है? वो कहता है नहीं, जब से हम यहाँ आए हैं कभी नहीं। वो सोच में डूब जाता है, कहता है 1 साल से भी ज्यादा हो गया। फिर धीरे से बोलता है तुमने कहा था उसके और उसके पोती का एक बच्चा है, शायद वो लोग खुश है। फिर ठहरकर कहता है मैं भी चाहता हूँ कि हम खुश रहे। लड़की पूछती है तो फिर हम क्यों खुश नहीं है? आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो झूठ बोल देता है मैं उसे भूल गया हूँ। लेकिन अगले ही दिन जब वो नदी किनारे नहा रहा था वो अचानक उसे देख लेता है, वही लड़की। अब वो शादीशुदा है और उसकी गर्भ में एक प्यारा सा बच्चा है, लेकिन आदमी एक नजर में समझ लेता है वो बच्चा उसी का है। जब लड़की का पति घर पर नहीं होता तो चुपके से वो उसके घर पहुँचता है। लड़की उसे देखकर घबरा जाती है। वो बेटे को उठाती है और निकलने लगती है। वो पुकारता है सलीमा रुक जाओ। वो पूछती है कितनी देर के लिए? वो कहती है हमेशा के लिए। वो रोते हुए बोलते है मुझे नहीं पता था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे।
है, मुझे माफ कर दो। लड़की जवाब देती है, अब वो बालासाई का बेटा है, उसने मुझसे शादी की, भले ही उसे पता था कि मैं गर्भवती थी, फिर भी कुछ समय तक वो आदमी अपने बेटे के साथ खेलने देती है। दोनों सोरी सुपे मिलने लगते हैं, कहीं जंगल के कोने में, कभी नदी के पास। लेकिन एक दिन उनका राज लाओजिन नाम के आदमी को पता चल जाता है। वो सब कुछ जाकर लड़की के पति को बता देती है। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी। लड़की का पति रेजर लेकर बदला लेने निकलता है, पर लड़की उसे समय रहते सावधान कर देती है और आदमी किसी तरह जान बचा लेता है। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे। लड़की का पति ब्रिटिश अफसर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। आदमी को बहुत पछतावा होता है। वो कोर्ट में उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, पर लड़की का पति खुद ही सबके सामने कह देता है, हाँ मैंने जानबूझकर हमला किया, वो अब जिना नहीं चाहता था। अफसर होने के नाते आदमी मजबूर होकर उसे फांसी की सजा सुनाता है। उसका चेहरा सब था, लेकिन दिल के अंदर वो टूट चुका था। उस रात लड़की जेल की चाबी चुराकर अपने पति को भागने पहुंचती है, पर जब वो पहुंचती है, जेल का दरवाजा पहले ही खुला हुआ होता है। आदमी पहले ही उसे आजाद कर चुका था और उसे एक पिस्तौल भी दे चुका था ताकि वो खुद को बचा सके। यह उसका प्रायश्चित था। उसने तय किया वो और सलीमा अगली सुबह भाग जाएंगे। लेकिन लड़की की किस्मत बहुत बुरी निकली। लाओजिन ने उसे पकड़ लिया। वो उसके चेहरे पर जबरदस्ती लिपस्टिक लगाने लगता है। वो उससे चोट पहुंचाने ही वाला था, तभी मोटा शेफ अपनी जान जोखिम में डालकर लड़की को वहाँ से बचा लेता है। वो लड़की को घाट तक पहुंचाता है जहाँ से वो और अफसर भागने वाले थे। उधर अफसर अपनी पत्नी को चिट्ठी छोड़कर निकलने की तैयार कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को वो चिट्ठी मिल जाती है। वो कुछ नहीं कहती, बस समझ जाती है कि वो प्यार अब उसका नहीं रहा। वो चुपचाप पीछे हट जाती है, क्योंकि कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, छोड़ देना होता है। विदाई से पहले आदमी और लड़की आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और एक अजीब सी शांति भी। वो उसे देखता है और कहता है, अब जाओ, आजाद रहो। लड़की उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना दर्द देगा। और फिर वो नाव पर बैठ जाती है। जहाज सुबह की धूप और आंसू एक साथ मिल जाते हैं। आखिर में अफसर ने तय किया कि वो घाट की तरफ जाएगा। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक जहाज बहुत दूर निकल चुका होता है। सौभाग्य से मोटा शेफ वही पास में होता है। वो बताता है लड़की अभी गई नहीं है। असल में लड़की को लगा था कि अफसर अपना वादा तोड़ चुका है, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो अकेली ही पहाड़ों के पास में रहने चली जाएगी। उधर लड़की भी बहुत मुश्किल से रास्ता पार कर रही होती है, लगभग अपनी गंतव्य तक पहुंच ही गई थी। तभी ब्रिटिश अफसर अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से से पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन जब वो लड़की की आंसू भरी आंखें देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से पिस्तौल लड़की के हाथ में देता है। में लड़की पहले ही समझ चुकी थी कि वही ब्रिटिश बॉस उसका सगा पिता था। वो जानता था कि जब वो जवान था उसी ने एक स्थानीय महिला से गलती की थी और अब वही गलती उसकी बेटी की जिंदगी में दोहराई जा रही है। इसलिए इस बार वो सब ठीक करना चाहता था। उसने खुद नाव को धक्का दिया ताकि उसकी बेटी और उसका प्यार दोनों इस जगह से दूर जा सके। उधर अफसर पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ आखिरकार लड़की तक पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेती है, लेकिन तभी लाओजिन फिर से आ जाता है, जैसे कोई बुरा साया पीछा कर रहा हो। वो हाथ में बंदूक लेकर आता है और धमकी देता है, मुझे बात दो, वरना मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी लड़की का अपमान कर दूंगा। आदमी बिना सोचे उस पर झापट पड़ता है, पर लाओजिन उसे गिरा देती है और जमीन पर दबा देती है। लड़की जल्दी से गली चलाती है, लेकिन गोली उसके हाथ में लगती है, जान नहीं जाती। सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था। तभी अचानक कहीं से एक जहरीला तीर उड़ता हुआ आता है और लाओजिन की गर्दन में लग जाता है। वो वही गिर जाता है, मर चुका होता है। असल में यह वही आदिवासी लोग थे जिन्हें कभी लड़की और अफसर ने बचाया था। अब वो लोग दोनों की मदद करने के लिए आए थे। उनकी बदौलत दोनों आखिरकार आजाद हो गए। वो जंगल में आदिवासियों के बीच रहने लगे, जहाँ ना कोई कानून था ना कोई समाज का बंधन, बस प्यार और आजादी। लोग उन्हें सभ्य नहीं मानते थे, लेकिन उनके लिए सच्चे प्यार से बढ़कर कोई सभ्यता नहीं था। तो यही था स्लीपिंग डिक्शनरी की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।